जय हिंद साथियों। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत हथियार अगर कुंद पर जाए या सीधे कहे कि सबसे मजबूत है लोकतंत्र का जो हथियार ही अगर लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हो जाए तो क्या किसी भी देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या करेगी। और मौजूदा वक्त में इस समय भारत के भीतर भी जब विपक्ष को ही खत्म करने पर सत्ता आमादा हो चली है और उस लोकतंत्र को अपने निगाहों से दूर करके भारत का मीडिया उसी लोकतंत्र की परिभाषा में खुद को गढ़ने लगे जो सत्ता के अनुकूल हो, तो फिर देश के भीतर विपक्ष की भूमिका होगा क्या। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि मौजूदा समय में भारत के भीतर जिन परिस्थितियों को लोकतंत्र के आश्रय जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है वो दरअसल वह लोकतंत्र नहीं है जो संविधान में दर्ज है, या वह भी लोकतंत्र नहीं है जिसकी पहुंच, पकड़ और परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया में गूंजती है। तो क्या पहली बार भारत के भीतर में विपक्ष राजनीतिक दलों ने यह सोच लिया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस देश के सामने पूरे तरीके से नेकेड कर देना है? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक या रात से लेकर सुबह तक अगर हर घर के भीतर जब न्यूज चैनलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, उस आवाज के भीतर की आवाज और उस आवाज को खबर करने के तरीका भी अगर सत्ता के लिए ही हो रहा हो, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि सत्ता यह मानकर चलती है कि विपक्ष की भूमिका इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। यानी लोकतंत्र जिस जमीन पर टिका रहता है और जिसमें सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है उसके पूरे तरीके से खत्म कर देना है। और सब कुछ कहने भर नहीं है और कहने से खत्म नहीं होता, कहने के बाद उन नीतियों को बनाया जाता है और उन नीतियों को लागू कराने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। और शायद इसीलिए 9 वर्ष लग गए विपक्ष को यह समझते समझते कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र नहीं बल्कि हर किसी को खत्म करने की परिस्थितियां धीरे धीरे क्रिएट किया गया। कॉर्पोरेट के भीतर में कोई स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है, जो साथ खड़ा है उसे मुनाफा होगा, बाकियों का मुनाफा नहीं होगा। इस देश के भीतर में नौकरशाह वहीं पर आगे निकल पाएगा जो सत्ता के अनुकूल काम करेगी। और यह स्थिति धीरे धीरे संपादकों तक, पत्रकारों तक, अखबार के मालिकों तक चली गई, न्यूज चैनल के मालिकों तक चली गई, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब प्रेस पूंजी का खेल शुरू होता है तो जहां से पैसा आ रहा है, जहां से पूरा बिजनेस मॉडल इस देश के भीतर में पत्रकारों के बीच में जाकर के खड़ा हो चला, वो अभी एक ही धारा, एक ही पाइपलाइन को अगर पकड़े रहा तो फिर अब सामने कौन सा निर्णय लेने की जरूरत है। और शायद उसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन ने अपने तौर पर इस देश के 14 एंकरों का नाम सामने रखकर एक छोटी सी पहल किया है। सवाल यह भी उठने लगा कि 14 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम भी क्यों नहीं। दरअसल यह एक सिंबॉलिक या सांकेतिक स्थिति है, क्योंकि इस दौर में जो परिस्थिति सत्ता ने अपने लिए बनाई है और खुद को टिकाए रखने के लिए बनाई है, उसमें पहली बार विपक्ष ने अगर कोई ऐसा निर्णय लिया जिसमें वह मीडिया को या डेमोक्रेटिक जो यानी संविधान के चौथे स्तंभ को उस पर जो निशाना साधते हुए कह रहा है कि दरअसल आप इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को ही खत्म कर रहे हैं, इस देश के जो मुद्दे लोगों से जुड़े हैं उसको आप उठाते नहीं, अपनी भूमिका को आप भूल चुके हैं, तो क्या महज 14 अंकरों से आज बात निकल करके समाधान तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। चोट कहां पर करनी है, उसका जड़ कहां पर है? क्या उस बिजनेस मॉडल पर चोट करनी है जिस मॉडल पर सत्ता ने किया है और सब कुछ अपने अनुकूल कर लिया है? इसीलिए इस देश के भीतर में मालिकों के तौर पर कॉर्पोरेट का नाम लिया जाने लगा। तमाम न्यूज चैनलों के भीतर कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है। कुछ कॉर्पोरेट तो सीधे तौर पर कई चैनलों को संभाल भी लिया है। और उसके बाद भी इस देश के भीतर में जो सवाल उठने चाहिए, जो मीडिया के जरिए, जो पत्रकारों के जरिए और जिसकी भूमिका सत्ता पर निगरानी रखने की होती है, वह उस निगरानी से सत्ता के लिए निगरानी करने लगा तो होगा क्या। और शायद भारत इंडिया का यह फैसला जिस जड़ को वह खोज रहा है वह जड़ 2 ही परिस्थितियों के साथ उभरती है। एक तरफ वह संपादक मालिक है जो एक दौर में पत्रकारिता करते थे, एक दौर में सवाल पूछते थे, एक दौर में इस देश के भीतर में उन्होंने हर उस कालखंड को देखा है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ना चाहते थे। लेकिन मौजूदा समय में जब आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष के फैसले को इस देश में इमरजेंसी के तौर पर रखने की कोशिश किसने शुरू किया? क्या किसी देश के भीतर में विपक्ष इमरजेंसी लगा सकती है क्या? क्या वह तानाशाह हो सकती है क्या? क्या उसके पास कोई सिस्टम होता है क्या? उसके पास कोई हथियार या औजार होता है, कोई अस्त्र या शस्त्र होता है? ये सब कुछ तो सत्ता के लिए होता है। और सत्ता ने इस दौर में लोकतंत्र की परिभाषा को और लोकतंत्र को संभाले हुए चारे पायों को अपने अनुकूल कुछ ऐसा कर लिया कि लगने लगा जैसे विपक्ष इस देश को चला रहा हो। और इसका एहसास लोगों के भीतर है, तो लोगों के भीतर भी उस मीडिया को हथियार और औजार बनाकर उनके सामने यही प्रस्तुत करने लगे कि दरअसल सत्ता तो लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीती है। अब जरा आप कल्पना कीजिएगा कि बीते कई सालों के भीतर या बीते 9 सालों के भीतर एक के बाद एक मैदान में अगर आप परखना शुरू कीजिएगा और मौजूदा मोदी सत्ता के अगर अक्ष तले आप परिस्थितियों को जानिएगा और परखिएगा तो चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कौन चाहता है? चुनाव आयोग का मतलब है, साफ होता है कि इस देश के भीतर में जो चुनाव होते हैं वह उसकी निगरानी में हो। सत्ता ने कहा जी नहीं, नियुक्तियां हमारे लिए होगी, हम करेंगे और हम ही देखे परखेंगे। तो कब्जे में कौन चाहता है चुनाव आयोग को? जो जांच एजेंसियां की कतार है उसके बारे में बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो ईडी, सीबीआई, आईटी ने जो कमाल किया वह भी सरकार को पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गया। इस देश के भीतर में नौकरशाहों पर निगरानी करने वाले सीबीसी की भूमिका क्या है यह भी आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सत्ता तो चाहती थी कि इस देश के भीतर में जजों की नियुक्ति भी वह खुद ही करे। जजों की नियुक्ति वो खुद नहीं कर पाए तो जो भी नाम प्रेसिडेंट के जरिए जो सत्ता तक पहुंचे उसमें वो काट छांट शुरू कर दिया और वहां पर जजेस की नहीं चलती है, सत्ता ने अपने भूमिका को बना लिया।
और यह एक ऐसा सवाल हो गया जहां पर मुक्त चुनाव आयोग की भर्ती या चुनाव आयोग की भर्ती हो, उस भर्ती को सरकार ने कहा कि नहीं, वहां प्रधानमंत्री की जरे भी, वहां चीफ जस्टिस की नहीं चलेगी, प्रधानमंत्री की चलेगी, यहां पर सरकार की चलेगी, यहां पर सरकार के अनुकूल जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसको लेकर के शोर 2015 से लगातार मचते गया और सत्ता की ताकत, उसकी भूमिका, लोकतंत्र को खत्म करने की परिभाषा, इन तीनों आश्रय के तले आज कानून मंत्री रिजिजू का भी बयान याद कर लीजिएगा, तो फिर आपके जहन में एक सवाल होगा, वह जजेज को भी धमकी देने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए। सेना भी हमारी है और सेना भी आप छुट्टी लेकर के जाए अपने घरों में तो बताए कि सरकार की उपलब्धियों को बताए, उसके प्रचार प्रसार करे। स्थिति यहां तक आ गई। राष्ट्रवाद की भूमिका सेना से निकल करके राजनीतिक गलियारे में बढ़ती हुई तमाम परिस्थितियों में अग्निवीर की भर्ती से लेकर के हर किसी अधिकारी की प्रमोशन और डिमोशन के आश्रय वह चलने लगी। हम डेमोक्रेसी को खोज रहे हैं और खोजते खोजते संपादक हमारा होना चाहिए, मीडिया हमारे अनुकूल होनी चाहिए, नौकरशाह हमारा होना चाहिए, कॉर्पोरेट हमारा होना चाहिए, आरबीआई हमारी होनी चाहिए, बैंक और उनसे जो लोन लेते हैं वह भी हमारे इशारे पे होना चाहिए। यानी सवाल इससे कौन पूछे इस दौर में, इस समय यह सवाल ही कोई पूछने लायक ना रहे, इस सारा सिस्टम ही गायब कर दिया गया। और वो जड़ कौन सी है जहां पर इंडिया को अभी भी चोट करने की जरूरत है, कॉर्पोरेट के लगे हुए पैसे पे चोट करनी है। उस देश के 16 राज्यों में जो विपक्षी राजनीतिक दलों को सरकार है, उसकी पाइपलाइन से जो विज्ञापन का पैसा आता है उसको कट करने की जरूरत है, या इस दौर में उन संपादकों सामाजिक तौर पर देश की जनता को ला करके उनके सामने लाकर खड़ा करने की जरूरत है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा और उसके साथ एक और यात्रा, उसके यात्रा के दूसरे कालखंड में देश को यह बताया जाए कि लोकतंत्र की कोई भी अनुगुंज अगर आपके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब होगा क्या। क्योंकि इस समय हम देखा समझा और भाषण भी हमारा है, राशन भी हमारा, मन की बात भी हमारी है, स्कूल हमारा, अस्पताल हमारा, पानी, बिजली, गैस, गाड़ी, सब कुछ हमारा, और सड़क और सारे नारे लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीते 9 सालों में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सत्ता ने दिया है, इससे हट करके कुछ भी नहीं। यही आवाज लगातार गूंजती चली गई। तो सवाल सबसे बड़ा यह था कि मीडिया पर नकेल कसी जाए तो कैसे कसी जाए। मीडिया पर नकेल उसकी अपनी स्वतंत्रता है या आप कैसे कर सकते हैं, उसकी अपनी साख होगी, उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसके जनता के भीतर के प्रभाव होगा, वहां पर उसकी टीआरपी होगा, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने आप को उससे अलग कर ले और बताएं कि इस देश के भीतर में जो फेडरल सिस्टम चलता है, संघीय ढांचा चलता है, उस संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका और मीडिया से अलग जो कॉर्पोरेट इस देश के भीतर में धंधा बिजनेस कर रहे हैं और वो मौजूदा दिल्ली की सत्ता या कई केंद्र की सत्ता के अनुकूल काम कर रही है, उनकी परिस्थितियां विपक्षी राजनीतिक दलों के सरकारों के तहत किस तरीके से नहीं होगी, इसे कैसे बंद किया जाए, उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया जाए। यानी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता से हटकर एक समानांतर लकीर खींच सकती है या नहीं खींच सकती है। शायद यही सबसे बड़ा इम्तिहान है, और लेकिन यह इम्तिहान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मौजूदा समय में सत्ताधारी ने एक खुले तौर पर एक बार नहीं कई बार दिया, सड़क और रैली में नहीं, पार्लियामेंट के भीतर तक वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। इस देश के भीतर में विपक्ष का मतलब बहुत साफ है, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप दुश्मनों के साथ। यह स्थिति इस देश के भीतर में तमाम प्रोफेशनल्स के साथ है, तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ, तमाम संस्थाएं और उस शख्स के साथ है जो अपने तौर पर संविधान को इस देश के डेमोक्रेसी का आईना मानकर काम करता है। उसके सामने अगर राजनीतिक सत्ता ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए तो 14 एंकरों के नाम एक तत्कालिक परिस्थिति है। अगली परिस्थिति इस देश की जनता के बीच जाकर के यह बताने की है कि दरअसल कल तक यह जिक्र हम करते रहे कि उस मीडिया के जरिए हमारी बात आप तक आएगी नहीं तो हम आप तक पहुंचेंगे कैसे। लेकिन अब अगला स्टेज कहता है कि आप ही को तय करना है कि जो मीडिया की मौजूदगी डेमोक्रेसी के लिए है, उसने डेमोक्रेसी को खत्म करके सत्ता के लिए एक नई डेमोक्रेसी का पाठ जो पढ़ाने की कोशिश की है, उसकी दिशा में आपको बढ़ना है। आपको यहां पे देखना और समझना होगा, संवाद एक ताली से नहीं होती है, बातचीत एक तरफा नहीं होता। और जब नौकरशाह सरकार के अनुकूल हो, न्यायपालिका को अपने अनुकूल करने की भरसक प्रयास हो, सरकार खुले तौर पे करता हो और संसद को भी अपने अनुकूल कर चुकी हो, बहुमत की ताकत नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले संसद के गलियारे में जाकर के गायब हो जाते हैं या उन्हें हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, सत्ता मनमानी तरीके से विधायक लाती है और बतलाती है कि संसद की ताकत क्या होते हैं। तो क्या यह मौका विपक्ष या इंडिया के लिए जनता के बीच जाकर उनको इस ताकत का एहसास कराने की समय आ चुका है, जहां पे वह खुद जनता तय करे कि उन्हीं के वोट से बनती हुई सरकारें पार्लियामेंट के भीतर, जुडिशरी के भीतर, इस देश के कार्यपालिका, विधायक और मीडिया तक के भीतर घुस करके इस ताकत को जीती है कि जनता ने हमें चुन लिया तो हम मनमर्जी करेंगे, मनमौजी करेंगे, यानी नियम कायदे ताक पर रखे जाएंगे। तब ये सवाल आएगा कि दरअसल इस दौर में मीडिया, पत्रकार जो अपने तौर पर मान करके चलती है कि जब तक वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी है उसकी बदनामी नहीं होगी, उसके स्कैम सामने नहीं आएंगे, उसके घपले घोटाले कभी सामने नहीं आएंगे, या इससे पहले जो कुछ भी इससे पहले किया सब रेड कार्पेट के तले दब जाएगा। दूसरी परिस्थिति थी कि जिन्होंने ये सब नहीं किया है उनको लाभ मिलेगा। इसीलिए एवरेज विज्ञापन वो केंद्र सरकार से 2014-15 के बाद मिलता चला गया, और इस देश के भीतर में जो प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने माल को बेचने के लिए जो विज्ञापन देते हैं उससे लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा सरकार ने मीडिया पर खर्च करना शुरू कर दिया। तो फिर जो स्वस्थ प्रतियोगिता टीआरपी को लेकर के होती थी उसकी परिभाषा भी इस दौर में बदल गई, तो फिर बिजनेस मॉडल भी बदल गया।
और शायद यही वह वजह है कि शेयर बाजार के भीतर से अगर आप चीजों को परखना शुरू कीजिएगा तो टीवी टुडे 1128 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, टीवी 18 7800 करोड़ इसका कैप है, उसके मार्केट कैप है। इंडिया टीवी 638 करोड़ का नेटवर्क दिखाते हैं, न्यूज नेशन 177 करोड़ दिखाते हैं, एनडीटीवी 40-44 करोड़ दिखाते हैं। लेकिन यह मुनाफे के साथ चीजें जुड़ती चली जाती है और परिस्थितियों के भीतर सरकार से लाभ स्थिति बनी रहे, हमारी मुश्किलों का समाधान सरकार करती चली जाए, हमारे बिजनेस करने के तरीके में कोई रुकावट ना आए। यानी मीडिया एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा चुका है, इससे कोई किसी को इनकार होना नहीं चाहिए। और बिजनेस का पहला धर्म होता है मुनाफा। और सरकार ने अगर तय कर लिया कि इस देश के भीतर में हर उसको मुनाफा देंगे जो सरकार की डेमोक्रेसी को मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी को नहीं, तो फिर उस डेमोक्रेसी का पार्ट हर संपादक मालिक ने करना शुरू कर दिया। तब यह सवाल इस देश के भीतर विपक्ष के जरिए उठ करके अब आया है, जो पहली गति से जो चल रहा है, जिनका चेहरे स्क्रीन पर रेंगते हैं, उनके क्या साख है, अब विपक्ष को यह बतलाना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, इस देश के बीच जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के ये खामोशी बरते हुए सरकार के लिए ही अगर नोटों के ध्रुवीकरण के मद्देनजर वोटों के ध्रुवीकरण के मुद्दे को उठाते हैं तो सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी सुपर संपादक कहीं और बैठा हुआ है जो राजनीतिक को हाँक रहा है और उसके हिसाब से खुद को हाँकने के लिए तमाम मीडिया तैयार है। तो वहां पर नजर देश भर के भीतर में उन राज्यों और उस राजनीतिक दलों को सोचना होगा जिन्हें लगने लगा कि अब वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सांकेतिक तौर पर पहली नजर 14 एंकरों पर उठी है, लेकिन राजनीतिक कितनी तीखी होगा वह इस बात से समझा जा सकता है कि मणिपुर के सीएम को भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एडिटर विल के 3 लोग जहां जांच करने जाते हैं और इस दौर में कर्नाटक के भीतर से भी आवाज खुले तौर पर आते हैं और एफआईआर दर्ज हो जाते हैं नॉन अवेलेबल, जो कर्नाटक के हाईकोर्ट में आज इंडिया टुडे के एक एंकर को वहां से रियायत नहीं मिली, कहा कि हम सुनवाई करेंगे मंगलवार को, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसकी गारंटी ले लेते हैं, लेकिन जांच तो करनी होगी। यानी खुले तौर पर इससे पहले मीडिया को लेकर कोई दूसरा आवाज उठाता था तो देश के भीतर अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल उठता था, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, पहली बार जिनके हाथों में पूरी ताकत है वही कहने लगे कि दरअसल लोकतंत्र खत्म हो रहा है। यानी बीजेपी को कहने आना पड़ा कि लोकतंत्र खत्म हो चला है। यानी बीते 9 साल से जो पूरा पाठ इससे पहले जो आपको बताया, इससे पहले बीजेपी क्या कहती थी, जब विपक्ष सक्रिय हुआ राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र को बताने के लिए, तो बीजेपी ने कहा, भाजपा ने कहा कि जो सत्ता में बैठी है, जो विकृति सोच वह घोर विरोध करती है, जो विचारों की अभिव्यक्ति की सुप्रखता को रोकती है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कौन रोक रहा है। सवाल है कि उन विचारों की अभिव्यक्ति जो एंकरों के जरिए निकलती है, वह बिना विपक्ष के कोई मायने नहीं रखेगी, उसकी इसका कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा, कोई अपना साख नहीं होगा। ये भाजपा को समझ आ गया, तो अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह लिख डाला, एक पर्चा जारी की। इतना ही नहीं, उसने कहा कि मीडिया को खुलेआम धमकी, देश की आवाज को कुचलने की कोशिश किया जा रहा, देश की आवाज को कुचलने की कोशिश विपक्ष करे, मीडिया को धमकी दे। जो काम सत्ता करती है वह विपक्ष के माथे अब बीजेपी को लोकतंत्र की दुहाई देने की परिस्थिति में आ गई। बात यही नहीं रुकी, बात उसके बाद की है कि किसी बाहरी दबाव में मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यानी इस दौर में विदेशी ताकतों को भी साथ में खड़े करने की कोशिश और देश की डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने की बीजेपी लगा रही है। यह आरोप, जिसके हाथ में पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा सिस्टम का है, पूरा कॉर्पोरेट, पूरा पैसा, सारे संस्थाएं सब उसके पास है, और उसे साजिश लग रही है विपक्ष की, जिसके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, जिसकी तमाम पाइपलाइन काट दी गई, तमाम नेताओं पर जो कि 50 से भी ज्यादा सांसद और विधायक है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। ईडी यही काम करती रही, सीबीआई ऐसा ही काम कर रही है, आईडी ऐसा ही काम कर रहा है, लेकिन सत्ता को विपक्ष की साजिश यहां नजर आता है। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकती है, अगली लाइन वो कहती है कि देश में लोकतंत्र है। यह लाइन कौन कह रहा है? भाजपा कह रही है देश में लोकतंत्र है, किसी को भी किसी भी प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कमाल की स्थिति है भैया, प्रेस पर अंकुश किसने लगाया? इस दौर में कितने संस्थानों को किस तरीके से नोटिस भेजे गए और किस किस चैनल के किस किस कार्यक्रम को ब्लैकआउट सरकार ने किया? या क्या बताने की बात है? प्रोग्राम आता था और सरकार का एंटीना खड़ा हो जाता था और उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता था बाय स्क्रीन। ये सरकार ने किया, बताने की जरूरत है क्या? राज्य दर राज्य की परिस्थितियों को अगर आप देखिएगा तो किस तरीके से कहां पर पत्रकारों को हाशिए पर धकेला गया, कहां उनको एफआईआर दर्ज की गई, क्या ये आपको बताने की जरूरत है? और इस परिस्थिति की आखिरी लाइन और महत्वपूर्ण है, जहां पर भाजपा जिक्र कर रही है तानाशाही मानसिकता। वह लिखती है कि वह तानाशाही मानसिकता के आगे बिल्कुल नहीं डरते हुए, बिना फियर एंड फेवर के उच्च भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए ऐसे निकृष्ट सोच का बहिष्कार करे। यह तमाम बातें तो बीजेपी ने अपने तौर पर इस देश की मीडिया के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि पूरी परिभाषा इस देश में डेमोक्रेसी की बदलने में 9 सालों लग गए और 9 सालों के बाद विपक्ष को होश आया है तो वह भी खत्म हो जाएगा। तो वह सांकेतिक तरीके से सही, लेकिन एक आवाज की शुरुआत तो किया और उस आवाज का पड़ाव इसके बाद संपादक मालिकों तक जाएगा, उसके बाद यह पड़ाव कॉर्पोरेट के पैसे तक जाएगा। लेकिन जो लोकतंत्र के भीतर अभी भी इस देश के भीतर में एक व्यक्ति एक सत्ता नहीं है, बल्कि फेडरल सिस्टम है। राज्यों के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है। उनको इस बात का एहसास हो गया कि 2024 में चुनाव अगर हारे या निपटा दिए गए तो उसके बाद उनका राजनीतिक खेल खत्म, कई तो उम्र के लिहाज से और बाकी इस देश के तमाम उन परिस्थितियों के आश्रय जहां पर तानाशाही और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना भी लोकतंत्र की परिभाषा में सत्ता अनुकूल गढ़ने की समान हो जाएगी। तो यह लड़ाई सीधा है,
यह लड़ाई के बीच में मीडिया नहीं खड़ी हुई है। मीडिया एक पायदान सत्ता का बनकर इस दौर में लोकतंत्र को नए सिरे से गढ़ने का कोशिश कर रहा है। यह लड़ाई उस बात की है, यह लड़ाई उस बात से सामान्य तौर पर इस देश के भीतर में जब सब कुछ सत्ता के पास है, विपक्ष की एक आवाज के बाद वो कहने लगे कि यह तानाशाही है, तो मतलब आप समझ जाइए कि इस देश के भीतर का लोकतांत्रिक हालात ठीक नहीं है। इंडिया अगर समझ रहा है तो समझ जाए, अगर नहीं समझ रहा है और इस संकेत की भाषा में आखिरी हथियार अगर मान रहा है तो संभल जाए। यह परिस्थितियां डराने से कहीं ज्यादा आगे की है, जहां पर सवाल सिर्फ एक है और वह सवाल देश का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।